हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 1 का वीडियो बनाने जा रहे हैं और बीकॉम सेमेस्टर 1 में एक चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारा क्वेश्चन इससे आता है। हर साल इससे क्वेश्चन विनोबा यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है सेमेस्टर 1 में। और ये बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हर साल इससे क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ध्यान से देखिए तो बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें भी 3 टॉपिक में बटा हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 1, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 2 और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 3 बोलिए या सेल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फॉर्म बोल दीजिए। तो ये 3 चैप्टर्स है, उसमें 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये 3rd चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग समझ लीजिए तो आपको आगे अकाउंटिंग में बहुत हेल्प होगा। सेल ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? इसको आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक पार्टनरशिप फॉर्म अगर अपने आप को जॉइंट स्टॉक कंपनी में बदल लेता है तो इस केस को, यानी एक पार्टनरशिप फॉर्म है, बिजनेस पार्टनरशिप है, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस अपने आप को जॉइंट कंपनी में या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में बदल लेता है तो ऐसे केस को बोलते हैं सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यानी एक पार्टनरशिप फॉर्म अगर अपने आप को चेंज कर लेता है कंपनी में, एक पार्टनरशिप अपने आप को बदल लेता है कंपनी में, तो ये केस कहलाता है सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी। और वही चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या अकाउंटिंग करेंगे वो हम लोग यहाँ चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहला है कि मीनिंग क्या है सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का। तो देखिए यहाँ लिखा है कि सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म अपने आप को जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट कर ले तो उस केस को बोलते हैं सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। या जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट करे या कोई लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में, दोनों एक ही बात हुआ। किसी भी कंपनी में वो कन्वर्ट कर लेता है तो केस कहलाता है जॉइंट सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हम पार्टनरशिप फॉर्म को सेल कर रहे हैं और इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में। तो पहला मीनिंग समझ गए कि डिसोल्यूशन 1 में था कि सिंपल बिजनेस बंद हो जा रहा था, डिसॉल्व हो जा रहा था बिजनेस, सारे एसेट को बेच रहे थे, लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे थे, जो पैसा बच रहा था पार्टनर को दे रहे थे, पैसा घट रहा था तो पार्टनर से ला रहे थे। ये हम लोग डिसोल्यूशन 1 में देखें। डिसोल्यूशन 2 में इंसॉल्वेंसी का केस आता था। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, उस केस में पार्टनरशिप फर्म को कैसे डिसॉल्व करेंगे, ये हम लोग डिसोल्यूशन 2 में देखें। ये डिसोल्यूशन 3 बोलिए या सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलिए, इसमें हम लोग सेल देखेंगे कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अच्छा चल रहा है, फॉर्म अच्छा चल रहा है, कहीं लॉस में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को चाह रहा है कि हम पार्टनरशिप फर्म को चेंज कर दें, हम लोग कंपनी बनाएं। तो अगर सारे पार्टनर एग्री है, रेडी है कंपनी अपने आप को बदलने के लिए कि हम अपने बिजनेस को, जो पार्टनरशिप बिजनेस है, उसको कंपनी बना देंगे, तो वैसे केस में क्या होगा? तो बोलता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म ये चाहता है, इंटरेस्टेड है कि वो अपने आप को कंपनी में बदल दे, तो उसके लिए हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग समझ, हिंदी में लिखा है साझेदारी फर्म के विक्रय का अर्थ साझेदारी फर्म को सीमित दायित्व वाली कंपनी में बदलना है या बेचना है। हम बेच दे रहे हैं या तो बदल ले रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को जॉइंट स्टॉक कंपनी में। पर्पस क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों एक पार्टनरशिप फर्म अपने आप को जॉइंट स्टॉक कंपनी में बदल लेता है, क्या कारण है? वो कारण हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण एक पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस अच्छा चला रहा है वो अपने आप को जॉइंट स्टॉक कंपनी में बदल लेता है। इसके क्या रीजन्स है? तो पहला रीज़न है फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर पार्टनरशिप फर्म चाहता है कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं और बड़ा करें तो उसके लिए उसके पास ऑप्शन है कि वो अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर ले, तभी वो बिज़नेस बड़ा कर सकता है। अगर कंपनी में कन्वर्ट नहीं करेगा तो उसका बिजनेस लिमिटेड रहता है, बहुत छोटा रहता है, क्योंकि ना उसको कोई लोन देगा, ना ही उसका मार्केटिंग ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, ना मैनेज अच्छे से हो पाएगा। उसके लिए इसको कंपनी बदलना होगा। तो एक पार्टनरशिप बिजनेस, एक पार्टनरशिप फर्म जब अपने चाहता है कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा बने, हमारा बिजनेस का एरिया बड़ा हो, तो उसके लिए उसको अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। दूसरा बोलता है ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अगर आपको अपने बिजनेस का ग्रोथ चाहिए तो भी आपको अपने पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में बदलना होगा। अगर आप अपने पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में नहीं बदलते हैं तो ये ग्रोथ मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लिमिटेड होता है ना। 4 पार्टनर है तो चारों लोगों का दिमाग चल रहा है, उसमें आप MBA किए हुए बंदे को तो रखिएगा नहीं। तो ऐसे में 4 लोग जितना सोच सकते हैं, जितना उसके पास रिसोर्सेस हैं, उतना ही सोचेंगे, उतना ही ग्रोथ होगा बिजनेस का। अगर हम कंपनी खोल देंगे तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस जब आते हैं तो हमारा बिजनेस ग्रो करता है। और तीसरा लिखा है फॉर लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म का सबसे बड़ा डिमेरिट है कि पार्टनरशिप का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। इसलिए पार्टनरशिप फर्म ये चाहता है कि अगर मेरा लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए तो बिजनेस चलाने में आसान होगा। तो अगर वो लिमिटेड लायबिलिटी चाहता है तो उसके लिए वो कंपनी अपने आप को बना लेगा, क्योंकि कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड होता है
और पार्टनरशिप फर्म का लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होता है, इसलिए वो अपने पार्टनरशिप बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये 3 ऑप्शन है, 3 पर्पस है, 3 ऑब्जेक्टिव्स है जिसके कारण एक पार्टनरशिप फर्म जो है अपने बिजनेस को बेच के कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोसेस क्या है, कैसे कन्वर्ट होगा, किस तरह से होगा, क्या प्रोसेस है, कैसे हम बदले। कन्फ्यूजन बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई बदलना तो चाहते हैं, हम बदल सकते हैं, लेकिन कैसे बदलें, क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो आप ये सीखिए कि कैसे हम बदलते हैं एक पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में, क्योंकि जब आप रियल लाइफ में अकाउंटिंग करने जाइएगा, जब आप कहीं नौकरी करने जाइएगा, जॉब करने जाइएगा, तो ये प्रोसेस अगर आ गया आपके सामने कि किसी पार्टनरशिप फर्म का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसका मालिक आके, पार्टनर आके बोला कि अपने बिजनेस को अब हम कंपनी में कन्वर्ट करेंगे, तो अकाउंटिंग करेंगे कैसे, वो देखिए क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है। तो सबसे पहला होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जिस फर्म को आप बंद करना चाहते हैं, जिस बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, उसको डिसॉल्व कर दीजिए, बंद कर दीजिए पूरा। और डिसॉल्व करना आप जानते हैं, सबसे पहला काम है कि जिस बिजनेस को, जिस पार्टनरशिप फर्म को आप कंपनी में बदलना चाहते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म उसको कंपनी में बदलना चाहते हैं, पहले जो पार्टनरशिप फर्म है इसको बंद करिए। तो बंद करने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देना, बंद कर देना। और डिसॉल्व कैसे करते हैं, तो बहुत आसान है, सारे एसेट को बेचेंगे, लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, जो पैसा बचेगा पार्टनर से ला के देंगे, और जो घटेगा जो पैसा बचेगा पार्टनर को देंगे, और जो घटेगा पार्टनर से ला के पेमेंट कर देंगे। ये है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सबसे पहले अपने फर्म को आप डिसॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ जो आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म 1 में पढ़े थे, सेम केस यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ भी डिसॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है, डिसॉल्व का मतलब बंद करना। लेकिन बताइए वहाँ हम लोग क्या करते थे, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़े थे 1, उसमें क्या करते थे कि एसेट को लिखते थे, रियलाइजेशन में लायबिलिटी को लिखते थे, एक एक करके सारा एसेट बेचते थे। लैंड किसी और को, बिल्डिंग किसी और को, मशीनरी किसी और को, एक एक करके बेचते थे। यहाँ क्या होगा, यहाँ चूँकि नई कंपनी बन रही है और नई कंपनी उसको खरीद रही है। देखिए एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि ABC एक फर्म है, ABC एक फर्म है और ABC ए लिमिटेड एक कंपनी है। ध्यान दीजिए, एक पार्टनरशिप फर्म बेच रहा है अपने बिजनेस को, किसको, ए लिमिटेड को। तो इसका सारा एसेट इसका, सारा लायबिलिटी इसका। तो क्या करता है, एसेट और लायबिलिटी का पेमेंट ए लिमिटेड एक ही बार ना करेगा। जबकि हम लोग डिसोल्यूशन 1 में एक का करके एसेट बेचते थे, लैंड किसी और को बेचते थे, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिर लायबिलिटी को पेमेंट करते थे, हर स्टेप में काम करते थे। यहाँ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक ही कंपनी सारा एसेट खरीद रहा है। तो सारा एसेट का जो पैसा होगा उसमें लायबिलिटी का माइनस कर लेगा, और जो बचेगा वो कौन पे करेगा, ए लिमिटेड। किसको, ABC लिमिटेड को। यही काम यहाँ करना, बस इतना ही अंतर है, बाकी सेम डिसोल्यूशन का काम करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा डिसॉल्व करना है पार्टनरशिप फर्म को, बंद करना है। बंद करने के लिए सारा एसेट किसको देंगे, ए लिमिटेड को, सारा लायबिलिटी ए लिमिटेड को। और ए लिमिटेड पैसा हमको देगा ना, तो कैसे देगा, ए लिमिटेड में एसेट माइनस लायबिलिटी, जितना एसेट लिया है उसमें लायबिलिटी माइनस कर देगा, जो पैसा बचेगा पे कर देगा। किसको, ए लिमिटेड। किसको देगा, ABC फर्म को। तो अब यहाँ देखते हैं, पहला काम हो गया कि हम अपने पूरा पार्टनरशिप फर्म जो है हमारे पास उसको बंद कर दिए। दूसरा बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। भाई अगर ए लिमिटेड खरीद रहा है ABC फर्म को, तो कुछ पैसा उसे देगा कि फ्री में ले लेगा, पैसा देगा। कितना रुपया देगा, कितने रुपये में हम खरीदेंगे किसी के बिजनेस को, वो तो निकालना होगा ना। तो एक कंपनी अगर ABC फर्म को खरीद रही है तो कितना रुपये में खरीद रही है, ये कैसे निकलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रय प्रतिफल। उसी को बोलते हैं क्रय प्रतिफल, परचेज कंसीडरेशन। कितने में हम खरीद रहे हैं, कंसीडरेशन प्राइस क्या है, कितने रुपये में हम खरीदेंगे। तो दूसरा काम आपको करना होगा कि ए लिमिटेड नाम की अगर कंपनी खरीद रही है ABC फर्म को, तो ABC फर्म का कितना कीमत है, कैसे निकलेगा, तो वो हम लोग को दूसरा निकालना होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। कितने रुपये में खरीद रही है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे करके। तीसरा है, चलो परचेज कंसीडरेशन निकल गया कि 50 लाख रुपए में खरीद रहा है ए लिमिटेड, जो है वो ABC फर्म को 50 लाख रुपए में खरीद ले रहा है, ये निकल गया परचेज कंसीडरेशन। तो तीसरा क्या बोलता है, पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस। 50 लाख रुपए हम खरीद लिए तो पैसा दीजिएगा ना, कैसे कैसे दीजिएगा, पेमेंट में आपको दिखाना होगा कि कितना। 3 तरह से पेमेंट दे सकता है ABC लिमिटेड, 3 तरह से ए लिमिटेड 3 तरह से ABC फर्म को पैसा दे सकता है। यानी परचेजिंग कंपनी जो परचेज कर रही है वो पार्टनरशिप फर्म को 3 तरह से पैसा जैसा दे सकती है खरीदने के बदले में, थ्रू शेयर, या तो शेयर के जरिए देगी, या तो डिवेंचर के जरिए देगी, या तो कैश देगी। तो आपको यहाँ कंफर्म करना होगा कि कितना शेयर से देंगे, कितना डिवेंचर से देंगे और कितना कैश देंगे, ये पहले से कंफर्म करना होगा। उसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस। चौथा नंबर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन अमंग द पार्टनर्स। अब सवाल है कि ये 50 लाख रुपए तो इसको दे दिया, अब यहाँ 4 पार्टनर है, तो 50 लाख जो इसको दिया तो इसमें 4 पार्टनर है, चारों पार्टनर कैसे बांटेंगे, इक्वल या कोई और रेशियो में,
ये हम लोग जानेंगे। तो चौथे में हम लोग वही करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, नहीं तो अगर 50 लाख डाल के छोड़ दीजिएगा तो चारों पार्टनर लड़ बैठेगा। तो ये कंपनी क्या करेगा, 50 लाख में लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, डी का इतना। तो ये लास्ट प्रोसेस होता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उनके बीच में कि किसका कितना पैसा बनता है। ये 4 काम अगर कर दिए, पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो गया और वो कन्वर्ट हो गया कंपनी में। तो 4 ही प्रोसेस हम लोग को पार्टनरशिप बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए 4 कैलकुलेशन करने हैं, 4 स्टेप्स अप्लाई करने हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। और ये चारों प्रोसेस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। अकाउंटिंग अपने जगह पे बेसिकली काम ये होता है, अकाउंटिंग तो होगा इसका। तो हम लोग ये 4 प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर देना। अब आप बताइए, पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करने के लिए तो हम लोग अकाउंटिंग देखे थे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। तो ये तो अकाउंटिंग का पार्ट हो गया कि हम कैसे डिसॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फर्म को। सारे एसेट को पहले रियलाइजेशन में डालेंगे, सारे लायबिलिटी को रियलाइजेशन में डालेंगे, फिर एसेट बिकेगा और लायबिलिटी का पेमेंट होगा। ये हम लोग सब देखेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम लोग आगे इसका अकाउंटिंग देखेंगे, अभी इसमें नहीं है। आगे हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो ये अकाउंटिंग का पार्ट हो गया, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना अकाउंटिंग का पार्ट हो गया, इसको भी हम लोग करेंगे। दूसरा, ये 3 हम आज बता रहे हैं अभी आपको, ये 3 बता दे रहे हैं, ये फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में बताएंगे क्योंकि ये लंबा जाएगा। तो सेकंड बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। किसी संपत्ति को खरीद रहे हैं, किसी बिजनेस को खरीद रहे हैं, तो प्राइस कैसे तय होगा कि कितने रुपए का वो बिजनेस है, वो कैसे तय करेंगे। तो वो हम लोग यहाँ देखिए पहले सिखाएं हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कितने तरीके से आप परचेज कंसिडरेशन बता सकते हैं। ये बता सकते हैं कि कितने तरीके से ए लिमिटेड ABC फर्म का मूल्य निकाल सकती है। कितने तरीके हैं मूल्य निकालने के, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो पहला तरीका है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ए लिमिटेड कंपनी है, ABC फर्म है, दोनों बैठा तय किया कितना रुपये में बेचोगे, कितना रुपये में खरीदेंगे। ये दोनों आपस में बैठ के एक रूम में तय कर लिया कितना रुपये में बेचना है और इतना रुपये में खरीदना है। कोई जनता के बीच में कुछ नहीं, म्यूचुअल एग्रीमेंट से दोनों आपस में एक एग्रीमेंट बनाया, उस एग्रीमेंट में तय हो गया। तो जब दोनों अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से कोई मूल्य तय कर लेता है, ये बोलता है हम इतने में खरीदेंगे, ये बोलता है ठीक है उतना दे दो, दोनों एग्री है अगर किसी मूल्य पर, तो पहला मेथड है बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, वो दोनों बैठ के तय करेगा, उसी में हम लोग बेच देंगे इसको। तो ये लोग खुद तय कर लेता है कितने में खरीदना है, कितने बेचना है। बहुत ज़्यादा जो बिजनेस बिकता है इसी तरह से बिकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से। बेचने वाला किसी मूल्य पर राजी है, खरीदने वाला किसी मूल्य पर राजी है, तो दुनिया को क्या लेना देना, वो बिक जाएगा। तो पहला है म्यूचुअल एग्रीमेंट, जहाँ दोनों खरीदने वाले और बेचने वाले बैठ के डिसाइड करते हैं और एक प्राइस तय कर लेते हैं कितने रुपए में हम आपको खरीदेंगे। बेचने वाला भी रेडी है और ख़रीदने वाला भी रेडी है, तो वो हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन। जितना रुपये हो उसमें, 7 लाख में रेडी हो, 10 लाख में रेडी हो, जो भी रेडी होगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, 15 लाख रुपये में ये बिजनेस बिक रहा है। तो पहला तरीका क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, ये तो कैलकुलेशन होता नहीं। दूसरा तरीका हम लोग को कैलकुलेट करना है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड का मतलब है कि एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म को खरीदने के लिए जितना पेमेंट दिया है उसको जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा परचेज कंसिडरेशन। अब मान लीजिए कि ए लिमिटेड कंपनी है, वो खरीदा ABC फर्म को और पैसा दिया, 1 लाख रुपया दिया शेयर से, 2 लाख रुपया दिया डिवेंचर से और 15 लाख रुपया कैश दे दिया। तो 15, 2, 17 और 1 18 लाख रुपया। तो जब 18 लाख रुपया पे किए, इसका मतलब है कि परचेज कंसिडरेशन 18 लाख होगा तभी ना पे किए। अगर हमारा कंसिडरेशन प्राइस 18 लाख है तो कभी ऐसा होता है कि 18 लाख में तय हुआ और 15 लाख दे के चुप लगा दोगे। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि 18 लाख में तय हुआ 21 लाख रुपये या 20 लाख रुपये देंगे। तो जितना हम पैसा दिए हैं उसको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा कितना रुपये में तय हुआ है। तो दूसरा तरीका है नेट पेमेंट मेथड। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ लिखा है परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए बोलता है पेमेंट मेड बाई इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू करके जितना पैसा हम दिए उसको, प्लस पेमेंट मेड बाई इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर बेच के जितना पैसा हम दिए हैं और प्लस कैश, नगद में जितना पैसा दिए, तीनों को जोड़ देंगे तो समझ जाना है कि उतना ही मूल्य उस कंपनी का है जितना हम उसको चुकाए हैं। तो ये अगर ये मेथड कब लगेगा, जब ये तीनों दिया रहेगा कि कितना पैसा शेयर से दिए, कितना पैसा डिवेंचर से दिए और कितना पैसा हम लोग कैश में दिए हैं, तब ना ये मेथड लगेगा। अगर ये लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में कि शेयर से कितना दिए, डिवेंचर से कितना दिए, कैश में कितना दिए, तो फिर ये मेथड नहीं लगेगा वहाँ। इसलिए ये मेथड लगने के लिए ये देना जरूरी है कि किस किस मोड में हम पेमेंट किए हैं। हो सकता है कंपनी सारा शेयर से भी दे सकती है, हो सकता है कंपनी सारा डिवेंचर से भी दे सकती है, हो सकता है सारा कंपनी कैश में जनरली नहीं देती है क्योंकि कंपनी को उतना पैसा कैश में कंपनी दे नहीं पाएगी, तो शेयर देना जरूरी होता है, डिवेंचर देना जरूरी होता है, इसलिए कैश में पेमेंट जनरली नहीं होता है। तीसरा मेथड है नेट एसेट मेथड। इससे कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहेगा तब क्या करेंगे।
अगर ये लिखा है कि बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों का आपस में एग्रीमेंट के हिसाब से 15 लाख रुपए तय हुआ है, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट कोई मेथड दूसरा नहीं लगाएंगे। दूसरा अगर लिखा है कि कितना कितना पैसा देना है, कितना पैसा हमको शेयर से देना है, कितना पैसा हमको डिबेंचर से देना है, अगर ये लिखा हुआ है तो हम उसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा नेट पेमेंट मेथड से। और तीसरा अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग को लगता है नेट एसेट मेथड, यही मेथड सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है और सबसे ज़्यादा यूज भी होता है। कुछ नहीं दिखा है तो कैसे निकालेंगे भाई? तो किसी बिजनेस को आप खरीद रहे हैं तो दो ही चीज़ प्लस माइनस करके निकाला जाता है एसेट का वैल्यू, कि कितने रुपए का हम संपत्ति खरीद रहे हैं। तो निकाला कैसे जाएगा? तो बोलता है नेट एसेट टेकन बाय कंपनी, पार्टनरशिप फर्म का जो संपत्ति कंपनी खरीदती है, पार्टनरशिप बिजनेस का जो एसेट्स कंपनी खरीदती है उसका नेट वैल्यू जो होगा वो यहाँ लिखेंगे जोड़ के, सबका लैंड का, बिल्डिंग का, मशीनरी का, फर्नीचर का, जो जो खरीदा है सबका जो मार्केट में आज का कीमत है नेट वैल्यू, उसको जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे। उसमें माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी। अगर इस पार्टनरशिप बिजनेस का आउटसाइड में बाहर वाले का कोई पैसा ड्यूज़ है, बाकी है, जो कि देने के लिए तैयार हुआ है कंपनी, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा परचेज कंसिडरेशन। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनरशिप बिजनेस को कोई कंपनी खरीदेगी तो सारा एसेट्स खरीदेगी। कोई कंपनी क्या करेगी, बोलेगी ये एसेट हम नहीं खरीदेंगे, बाकी खरीदेंगे। तो जो एसेट्स कंपनी नहीं खरीद रहे उसको यहाँ नहीं जोड़ेंगे, यहाँ हम लोग नहीं जोड़ने वाले हैं। तो याद रखना कि कंपनी जो जो एसेट्स किसी पार्टनरशिप फर्म का खरीदेगी उसी को यहाँ जोड़ के लिखेंगे। जो एसेट्स कंपनी नहीं खरीदेगी उसको जोड़ के नहीं लिखेंगे। बहुत सारा एसेट होता है पुराना, उसको यूज़ नहीं है तो कंपनी क्यों खरीदेगी? बोलो तुम अपने बेच लो भाई, हम इसको नहीं खरीदेंगे। तो जब आपको खुद बेचने के लिए दे दिया, नहीं खरीद रही कंपनी, तो आप यहाँ उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एसेट आपका नहीं है, उसका पैसा आपको नहीं देना है। आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब है कि कंपनी को अगर कोई बाहर वाले को कोई पैसा देना बाकी है जिसके लिए कंपनी राजी हुआ है कि हाँ हम इसका पैसा दे देंगे, तो उसको यहाँ माइनस करेंगे। अगर बोल रहा है कि क्रेडिटर का पैसा, कंपनी बोलती है क्रेडिटर का पैसा हम नहीं देंगे, तुम समझो, तो ऐसे में आप क्रेडिटर को यहाँ माइनस नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी लाइबल नहीं है उसके लिए, कंपनी रेडी नहीं है देने के लिए। तो यहाँ ध्यान ये देना होगा कि आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जिस पैसे को कंपनी देने के लिए रेडी होती है और कंपनी के बाहर, अगर पार्टनरशिप फर्म के बाहर का कोई लायबिलिटी है और उसका पैसा देने के लिए कंपनी रेडी होती है, तो वो कंपनी के लिए आउटसाइड लायबिलिटी होता है। ये बात समझ में आए? तो ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर है कोई मेथड तो यही मेथड है परचेज कंसिडरेशन निकालने का। इसमें आपको निकालना है कि कौन कौन सा एसेट्स कंपनी खरीद रही है पार्टनरशिप फर्म से, उसको जोड़ देंगे। उसको नहीं जोड़ेंगे, उसका मार्केट वैल्यू जोड़ेंगे, आज का क्या कीमत है, और उसमें माइनस करेंगे कि कौन कौन सा लायबिलिटी, उसमें माइनस करना है कि कौन कौन सा लायबिलिटी जो कंपनी पेमेंट करने के लिए रेडी है उसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा परचेज कंसिडरेशन। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया पहला चीज़। हम लोग यहाँ फर्स्ट हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो हम लोग देखेंगे अभी, ये देख लिए डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन कितने तरीके से होता है। तीसरा है पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस, कैसे पैसा दोगे भाई? तो अभी आपको बताया तीन ही तरीके से पेमेंट हो सकता है। यहाँ देखिए लिखा है पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा डिवेंचर, तीसरा कैश। अब आप पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस में आपको देखना होगा कि कितना हम शेयर कैपिटल से देंगे, कितना डिवेंचर से देंगे और कितना कैश में देंगे। तीनों चीज़ आपको यहाँ देखना होगा कि शेयर कैपिटल से कितना, डिवेंचर से कितना और कैश से कितना। उसके साथ फोर्थ में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन अमंग द पार्टनर्स। ये सबसे ज़्यादा जरूरी, नहीं तो झगड़ा कर जाएगा पार्टनर्स, पैसा मिलेगा ना अचानक तो लड़ जाएगा सब कि हमको दो हमको दो हमको दो, कैसे बांटोगे? तो भैया अगर आप कंपनी जो है कंपनी पार्टनरशिप बिजनेस को खरीदती है तो कंपनी का ये ड्यूटी बनता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के बीच में जो झगड़ा हो रहा है ना उसको ठीक कर दें, नहीं तो लड़ मरेगा सब अपने कि मेरा पैसा है मेरा पैसा है मेरा। अब सवाल है रेशियो कौन सा, कौन से रेशियो में तय होगा, कौन से रेशियो में बांटेंगे? यहाँ लिखा हुआ देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन बिटवीन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और फाइनल क्लेम रेशियो। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा रहता है कि इस रेशियो में बटेगा, जब तक लिखा नहीं रहेगा तो फाइनल क्लेम रेशियो में बांटेंगे, याद रखिएगा। ये पीएल रेशियो जो आप लोग का दिया रहता है उसमें मत बांट दीजिएगा, लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में, और नहीं तो फाइनल क्लेम रेशियो में बांटेंगे, नहीं तो लड़ मरेगा ये पार्टनर्स आपस में। क्योंकि बिजनेस अगर बिक रहा है तो किसी ना किसी का मन मुटाव रहता है, आपस में सब झगड़ा कर जाएगा। तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि बढ़िया से बंटवारा करके दे दीजिए ताकि ये लोग झगड़ा ना करें, तो लड़े नहीं, लड़ मर नहीं ना बैठे। इसलिए आपको उसका रेशियो तय कर देना होगा कि भैया इतना पैसा है, इस रेशियो में आपको बांटना है। तो आपके क्वेश्चन में पीएल रेशियो दिया रहता है कि जो भी पैसा कंपनी से आएगा वो कंपनी का पैसा ऐसे ऐसे बांटेंगे, लिखा रहता है क्वेश्चन में। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो जो उसका क्लेम रेशियो होता है, फाइनल क्लेम रेशियो, उस रेशियो में बांटेंगे। फाइनल क्लेम का मतलब है कि कितना पैसा उस पार्टनर को चाहिए, कितना पैसा उस पार्टनर को देना है, उसी को फाइनल क्लेम बोलते हैं। अब कैसे निकालेंगे फाइनल क्लेम? तो देखिए हम लोग फाइनल क्लेम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ हम आपको बता देते हैं। ये तो लिख चुके हैं सब लोग। तो फाइनल क्लेम का रेशियो हम लोग देखते हैं कैसे निकलता है फाइनल क्लेम का रेशियो।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, नहीं तो लड़ जाएगा सब पार्टनर। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होइएगा, पैसा दे के छोड़ दीजिएगा, बंटवारा नहीं कीजिएगा तो लड़ जाएगा लोग। चलिए फाइनल क्लेम रेशियो के बारे में हम लोग बात करते हैं। भैया किस रेशियो में बांटेंगे, कैसे फाइनल क्लेम रेशियो निकलेगा? तो पार्टनर ए बी सी मान लेते हैं, 3 पार्टनर है। तो सबसे पहले ये एक ही पार्टनर का देखते हैं, फाइनल क्लेम रेशियो का एक ही पार्टनर का देख लेते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर कैपिटल जो उसका है, जो एक पार्टनर का हम निकाल रहे हैं, एक पार्टनर का जो कैपिटल होगा प्लस रिजर्व जो उसका हिस्सा होगा, प्लस पीएल माइनस लॉस माइनस ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ETC इतना सारा करने के बाद जो हमारा आएगा, प्लस माइनस करने के बाद, मतलब एक पार्टनर के कैपिटल में जो जो आइटम जाता है, कैपिटल जाता है, रिजर्व जाता है, पीएल जाता है, उसमें लॉस माइनस करेंगे, ड्राइंग माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करेंगे। ये सब ऐड लेस करने के बाद जो बचेगा उस रेशियो में बांटेंगे। अब इसी में ए का इसी तरह निकालेंगे, बी का इसी तरह निकालेंगे, सी का इसी तरह निकालेंगे। ए में ए का कैपिटल, ए का रिजर्व, ए का पीएल, ए का लॉस, ए का ड्राइंग, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बी रहेगा तो सब बी वाला उठाएंगे, कितना उसका हिस्सा बनता है, और जो अमाउंट आएगा, रेशियो आएगा, जो यहाँ लास्ट में अमाउंट आएगा उसका रेशियो बना देंगे, काट के उसको छोटा कर देंगे, रेशियो बना देंगे। और उसी रेशियो में जो फाइनल पैसा मिला है कंपनी से, जो टोटल पैसा मिला उसको उसी रेशियो में बांट देंगे। कोई पार्टनर हल्ला नहीं करेगा, क्योंकि जितना जिसका बनेगा उस हिसाब से ही उसको मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनल क्लेम रेशियो, कि किस रेशियो में आपको अपना जो पैसा मिल रहा है कंपनी से उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे पार्टनर्स के बीच में। ये होता है फाइनल क्लेम रेशियो। तो हम लोग अभी डिस्कस किए, मीनिंग पढ़ लिए, पर्पस पढ़ लिए, प्रोसेस पढ़ लिए। प्रोसेस में 3 का डिटेल तो हम लोग देख लिए कि क्या क्या होता है। वैल्यूएशन कैसे करते हैं परचेज कंसिडरेशन का, इसको पीसी बोलते हैं शॉर्ट में। कैसे निकालेंगे कि कितना रुपये में कंपनी को खरीद रहे हैं, कौन कौन से मेथड्स है, सारे मेथड को समझिएगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या होगा, अपनी आपसी सहमति से होगा, तो इसका कोई तरीका तो है नहीं। अब हमारा और आपका सहमति है कि हम कितना फ़ी आपसे लेंगे, तो इसका कोई तरीका नहीं निकालने का, ये तो तय पहले से हो जाता है। इसका तरीका आपके पास है, सारा जोड़ दीजिए पेमेंट। तीसरा है कि नेट एसेट निकालने का, जितना संपत्ति कंपनी खरीदती है उसमें लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। पेमेंट का मेथड क्या है, तो 3 तरह का दे सकते हैं, शेयर से, डिवेंचर से, कैश में। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, क्लेम सेटलमेंट रेशियो में करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कैसे करेंगे। अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करेंगे तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये हम लोग देखने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें प्योरली अकाउंटिंग है। इसमें आपको रियलाइजेशन बनाना होगा, रियलाइजेशन बना के डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इसका हम लोग अकाउंटिंग देखते हैं। अकाउंटिंग का मतलब जर्नल देखते हैं, और फिर इसका लेजर देखते हैं कि कैसे हम लोग इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। इसको लिख लीजिए।